वहां हमने खेला था फोर्सेस एनालिसिस के साथ कि भाई साहब एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन की वजह क्या है। पूरी पीछे मुड़ के देखें तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में किसके साथ खेला था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ खेला था। हम किसी फोर्सेस का वर्क डन निकालते हैं, बेसिकली वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या देखा, मैकेनिक्स को देखने का एक नया नजरिया देखा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एफ है ये वो वाला फोर्स है जिसका वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखो जिस फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है उसी पर ही फोकस करना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। और आज थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा सा डाउन है तो इसलिए आज थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो जैसे कि माइंड मैप सीरीज में हम लोग सारे चैप्टर का जो है रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि जो ये चैप्टर्स हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो 10 लेक्चर 12 लेक्चर 15 लेक्चर हमको लगते हैं और यहाँ पर 1 घंटे में या 45 मिनट में हमारा टारगेट होता है कि हम उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। तो आई होप आप लोगों ने चैप्टर पहले अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ लिए होंगे, क्योंकि रिवीजन का मजा तो तभी है जब आप जो है क्लास में अच्छे से या ठीक ठाक तरीके से आप वहाँ पर पढ़ लें। तो सर्कुलर मोशन लास्ट टाइम तक मैंने वो कवर कर दिया था। इसके बाद जो आज हमारा पार्ट है वो है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में नाम से ही दिख रहा है वर्क, तो इसकी स्टार्टिंग ही वर्क से होती थी भाई साहब। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि वर्क डन। हम किसी फोर्सेस का वर्क डन निकालते हैं। बेसिकली वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या देखा, मैकेनिक्स को देखने का एक नया नजरिया देखा। ठीक, अब तक क्या था, हम लोगों ने अगर पूरी पीछे मुड़ के देखें तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में किसके साथ खेला था, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ खेला था हम लोग। फिर उसके बाद किस पे आ गए थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। वहां हमने किसके साथ खेला था भाई साहब, वहां हमने खेला था फोर्सेस एनालिसिस के साथ कि भाई साहब एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन की वजह क्या है। उसके बाद फिर जैसी फोर्स के बारे में बात आई तो हमने वहां पे नॉर्मल टेंशन, एमजी, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, सूडो फोर्स, इस तरह के सारे फोर्सेस हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट उसके बाद फिर जब पार्टिकल किसी प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा था तो फिर हम लोगों ने फिर नया चैप्टर बन गया था सर्कुलर मोशन। फिर वहां ए सी ए टी इस तरह की चीजें नए नए फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने डिफाइन कर दिए थे। अब इसके बाद जो है मैकेनिक्स को देखने का एक नया नजरिया हमारे सामने आया जिसका नाम हमने बोल देखा भाई साहब वर्क। वर्क मतलब सबसे पहले वर्क जो हमने कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला डिफाइन किया कि किसी फोर्स का वर्क डन अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वर्क डन बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी एस। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एफ है ये वो वाला फोर्स है जिसका वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हो। यहां पर आप ये नहीं करोगे कि यहां पे नेट फोर्स पुट कर दो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ये वो वाला फोर्स है जिसका वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं यहां पे लूं, मैं अगर ऐसे बोलूं भाई साहब F1 बराबर मैंने बोल दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। मैं डाटा बहुत आसान ले रहा हूं समझाने के लिए। और F2 बराबर मैंने आपको बोल दिया 4j कैप या 4i कैप प्लस 5j कैप। और मैंने बोला कि पार्टिकल भैया 1, 2, 3 से एग्जाम्पल के तौर पे 4, 5, 6 पे गया है। ठीक, अब मुझे चाहिए भाई, मुझे बता दे वर्क डन बाई F2। तो आप अगर F2 का वर्क डन पे फोकस पूछ रहे हो तो F2 के वर्क डन पे ही फोकस करोगे। आप ये नहीं कि कभी इधर देख रहे हो कभी इधर देख। हमेशा ध्यान रखो जिस फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है उसी पर ही फोकस करना है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर जैसे कि हम लोगों ने वर्क डन बाई F2 अगर आपसे पूछा तो सर बाई डेफिनेशन आपने बोला था कि किसी फोर्स का वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी एस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर एफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स जो एफ अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकल के आ जाता है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि एफ कांस्टेंट है, ये कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। और डीएस का इंटीग्रेशन में लिख सकता हूं ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट टी। तो इसका मतलब ये हमारे जो है कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आ गया। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भैया वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता है, तो तुरंत बोलते हैं एफ डॉट डी। नहीं मेरे भाई, ये मत बोल एफ डॉट बी, ये बड़ी घटिया डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन बोलो। बेसिकली डेफिनेशन तो ये भी नहीं है, ये तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो ये मत बोलो एफ डॉट डी, आप बोलो इंटीग्रेशन एफ डॉट टी एस, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। दिस इज द प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन जिससे हम निकालते हैं इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। अब अगर एफ कांस्टेंट है तब तो एफ डॉट डी बन जाएगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो भाई साहब आप बता दो क्या है, आप हमको फंक्शन बता दो, मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा और उसको फिर इंटीग्रेट कर दूंगा, खत्म कहानी। इंटीग्रेशन का सवाल उनका तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि इन सवालों में F1 F2 दोनों क्या आ गए, कांस्टेंट आ गए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने कहा भाई मुझे बता दे कि वर्क डन बाई F2 कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर जी ये कांस्टेंट फोर्स है तो F2 डॉट डी, F2 डॉट डी। ठीक है भाई साहब। अब डी क्या, डिस्प्लेसमेंट आप दो सर, आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो आगे वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पीछे वाला पोजीशन वेक्टर आप लिखोगे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इसका डिस्प्लेसमेंट जैसे आप इसके साथ लिखोगे 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15, सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे। आपको लग रहा होगा सर इतनी आसान सी चीज क्यों बता रहे हो। मैंने कहा आसान सी चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान ले मैंने स्टाइल मार के लिख दिया कि भाई फोर्स F3 है, जिसमें मैंने बोला 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 4x वाई स्क्वायर जेड जे कैप। सपोज मैंने बोला कि यार ये 3 फोर्स लग रहा है और मैंने कहा भाई मुझे तो बस F2 का वर्क डन पता। तो ये साला कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, यहाँ पर मुझे मतलब नहीं है, मैं ताड़ाताड़ी नहीं करूंगा। आप याद रखना इस बात को, जिस फोर्स का वर्क डन पूछा जा रहा है आप उसी फोर्स पर फोकस करेंगे।
ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं सारी चीजें रिकॉल करा देता हूं फिर से। देखो, वर्क पावर एनर्जी में 2 4 5 फॉर्मूले हैं। मैं जल्दी से पहले वो फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द होल वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। क्या सबसे पहले सर, वर्क डन बाई फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। जहां इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस के बारे में बात आई, यहां आपसे ही बोल देगा कि सर अगर मैं वाई एक्सिस में एफ रख लूं और इस डिस्प्लेसमेंट में मैं एक्स रख लूं या एस रख लूं डिस्प्लेसमेंट, तो सर इनका एरिया क्या दे देगा मेरे भाई? इनका एरिया हमको दे देगा वर्क डन बाई फोर्स एफ। क्लियर है भाई साहब? तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया अंडर कर क्या देगा आपको? वर्क डन देगा। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स जो है यहां से बाहर निकल के आ जाएगा। फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब समझ, यहां पे भी गलती हो जाती है बच्चों से। कांस्टेंट फोर्स होने का मतलब है मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना। मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन बाई फोर्स एफ होता है एफ डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस लगा के। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और जो है उसकी डायरेक्शन, आप समझो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो याद करो एक अलग रिजल्ट क्लास में कराया जाता है। इन दैट केस फोर्स का वर्क डन आता है फोर्स इंटू पाथ लेंथ। प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि जो है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है, पीछे की तरफ। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। तो इन दैट केस वहां पर फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल क्या होगा तेरा? 180 डिग्री होगा। तो इन दैट केस मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक बढ़िया बात मैंने बोली है कि फोर्स अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका तो वर्क डन एफ डॉट डी हो गया। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है, और डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, ठीक, या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो उसका वर्क डन आता है फोर्स इनटू पाथ लेंथ। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग में। स्प्रिंग का वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अगर माइनस नहीं बोलना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। आगे बात समझ में? ये सारी चीजें मैं जल्दी से आपको यहां पर रिवीजन करा दिया। फिर ग्रेविटी के बारे में बात करें। सर, ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है। तो अगर सपोज कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे एच आता है, चाहे वो कैसे भी आया हो, तुमने पत्थर से फेंक के मार दिया हो तो नीचे जाके गिरा हो, टावर से पत्थर फेंक के मारा हो तो नीचे जाके गिरा हो, मैंने यहां से छोड़ दिया ये नीचे आके गिरा हो, तेज दौड़ के आया हो, होले होले आया हो, आराम से आया हो, कैसे भी आया हो, अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे अगर एच आया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगी mgh प्लस लगा के। और अगर नीचे से ऊपर गया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगी माइनस mgh। बात समझ में आ रही है? ये अब तक की कहानी थी। तो अगर मैं यहां से उठाऊं इस चीज को, तो सर अभी आपने देखा, अब थोड़ा सा पीछे से वापस आते हैं कि सर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम लोगों ने देखा कि वो होता है एफ डॉट डी बाई कांस्टेंट फोर्स। एफ डॉट डी का मतलब सर ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो मैंने पहले लिख दिया था। तो एफ डॉट डी बराबर एफ डी कॉस थीटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस थीटा जले एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो इसका मतलब वर्क डन बाई फोर्स एफ की एक कैलकुलेट करने का नया फॉर्मूला नया नहीं है तो वही कि सर एफ कॉस थीटा क्या है। सर अगर मैं बोलूं इधर एफ लग रहा है और बंदे का डिस्प्लेसमेंट आगे डी है, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट तो आगे हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब मैं वर्क डन ये बोल सकता हूं यहां पर कि एफ कॉस थीटा इंटू डी मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इन ए सिमिलर मैटर, अगर सपोज इधर डी है तो डी का कंपोनेंट इधर डी cos थीटा चला जाएगा, तो इसका मतलब एफ डी cos थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो ये आपका क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा। याद रखना ये कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स एफ नहीं भाई मेरे भाई, ये कांस्टेंट फोर्स है। क्लियर है? और यहां से एक बात और पता चली, वर्क डन क्या? एफ डॉट डी कांस्टेंट फोर्स ही समझ ले, डी डिस्प्लेसमेंट है तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फ्रेम से तो अलग अलग दिखाई देता है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फ्रेम से तो अलग अलग दिखाई देता है। इसका मतलब वर्क डन भी तुम्हारा अलग अलग फ्रेम से अलग अलग आएगा। तो डिपेंड करता है कि तुम कहां से देख रहे हो। तो कुछ ना बोला हो तो हम जमीन पे मान के चलते हैं, कुछ नहीं बोला तो फिर अपन लोग सारी कैलकुलेशन कहां मान के चलेंगे मेरे भाई? जमीन पे मान के चलेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी बोली वो बोली थी वर्क डन बाई ग्रेविटी। एक बार ये भी देख लेते हैं। इसमें मैं अगर ऐसा बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज कि भाई यहां से एक ब्लॉक है, इसको आपने रेस्ट से रिलीज कर दिया, ये ब्लॉक आया 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 और जब ये ब्लॉक यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी आगे v थी, ऑब्वियसली भी होगी, परंतु मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं तुमसे बोलूं यार ये एंगल थीटा है, ये वाली लेंथ एल है, ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है तो क्यों ना मैं ये वाली चीज लगा दूं यहां पर, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो तू ध्यान से देख, बंदे का डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, ये है बंदे का डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक ऐसे बंदा डिस्प्लेस किया है, ये ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट तो ये है पीला वाला, लेकिन इस पे फोर्स किधर लग रहा है? सब फोर्स लग रहा है नीचे लग रहा है mg,
तो मैंने कहा ठीक है भैया, फोर्स नीचे mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो अगर इधर d है तो d का कंपोनेंट नीचे कितना जाएगा? सर जी ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो d इधर है तो d cos थीटा इधर, d sin थीटा इधर। तो अगर मैं बोलूं कि इस लेंथ को मैं h कह दूं तो ध्यान से देखो, ये l है तो l ये बन जाएगा l sin थीटा, d की जगह l पुट कर दे तो सीधा बोलेगा कि सर l sin थीटा बराबर आ जाएगा h के, तो सीधा बोलो सब वर्क डन बाई ग्रेविटी यहां पर हो जाएगा mg इंटू नीचे वाला कंपोनेंट, नीचे वाला कंपोनेंट कितना है h, और यहां क्या लगा देगा प्लस। या इसके चक्कर में ना पड़ना तो ऐसे देख भैया, बंदा नीचे कितना आया, तू कहेगा आगे भी तो गया, मैंने कहा नहीं नहीं फोर्स कितना लग रहा है नीचे, तो तू नीचे बता नीचे कितना आया, ठीक है mg फोर्स लग रहा है, mg कांस्टेंट, तू बता नीचे कितना, ये बंदे आगे गया पीछे गया इससे मतलब नहीं, तू बता नीचे कितना आया, तो कह रहा नीचे तो h आया, तो मैं कहा नीचे h आया तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा mgh, खत्म कहानी। अगर ऊपर h जाता तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाता माइनस mgh। अब इस mgh के लिए तेरे सामने बहुत सारे तरीके होंगे, तू बोल देगा भैया एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक, अब वो नीचे गिरा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh, एक पत्थर को इधर फेंक के मारा वो यहाँ गिरा वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh, ऊपर फेंक के मारा ऊपर जाके नीचे गिरा वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh। अब ये मत देखना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से। तो ये तेरा हो गया तेरा वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक, ओके। वर्क डन बाई ग्रेविटी वाला पार्ट मैंने तेरा क्लियर किया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर कोई थ्योरम है तो उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी पार्टिकल के लिए लगा रहे हो तो आप सीधा बोलोगे वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगर आप किसी सिस्टम के लिए लगा रहे हो तो आप सिस्टम के लिए लगा सकते हो, क्लियर है। तो यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद है मुझे, कभी कभी मैथमेटिकल सवाल भी पूछ लेते हैं। अभी जैसे मैंने बोला था कि सर वर्क डन बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो सर एफ, सर डी एस की जगह आप लिख दोगे वी डी टी, ये भी तो लिख सकते हो ना वी डी टी, ठीक, हाँ ये तो होता ही है v बराबर डी एस बाई डी टी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बोले सर जी देखो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि मान लो किसी सवाल ने वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया 2t² दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, अब वो कहना चाह रहा है कि t बराबर 0 से t बराबर 50 सेकंड तक के लिए बता दो कितना वर्क डन हुआ होगा सारे फोर्सेस के द्वारा। तो आप सीधा बोलोगे सर जी देखो वेलोसिटी दे दिया है, तरीका नंबर 1, सर t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, एनर्जी वेलोसिटी तो 0 है, मास मैंने दे दिया थोड़ी देर के लिए 2 किलोग्राम, और सर t बराबर 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, 4 चौक 16 दूनी 32 है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इसका मतलब वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको फंक्शन पुट करना है, या फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। इसमें क्या लिखोगे, f की जगह m इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना होगा सर 40, और वेलोसिटी कितनी होगी सर, यहाँ वेलोसिटी तो 2t² दे ही रहा है, ये लो इंटू डी टी, बस चुपचाप इंटीग्रेट कर दो, जहां से जहां कहना चाह रहे हैं वहां से वहां कर लो। 0 से 4 कह रहा है, 0 से 4 इंटीग्रेट कर दो। आप सॉल्व करोगे तो देखना ये वाला आंसर एक ही आएगा, परंतु ये वाला आंसर ज्यादा बेटर है। ये तो बहुत अच्छा मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम बराबर वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जरूरी नहीं है टाइम का फंक्शन हो, बोल सकता है ऐसे दे दे y बराबर x की पावर 3/2 इंटू 5, कह देगा भैया x बराबर 0 पर पार्टिकल जो था रेस्ट पे था और उसके ऊपर 50 तरह के फोर्स लगे, ठीक, ऐसे फोर्स लगेगी, वेलोसिटी और x का फंक्शन ये है, तो बता दो जब x बराबर 16 होगा तब तक वर्क डन बाई ऑल द फोर्स बता दो। अगर मैं ऐसा कह दूं कि मास 2 किलोग्राम है, ठीक, तो आप बोलेंगे अरे यार x बराबर 16 पुट कर दे यहां पर, तो वेलोसिटी बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा, यह आ जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, यहां पे 16 पुट कर दोगे तो 4 की पावर क्यू इतना आ गया, ये वेलोसिटी आ गई। मास दे रखा है तो हाफ mv² करके आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करोगे तो सीधा वर्क डन बाई ऑल द फोर्स आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे। इसके बाद जो है कुछ एक चीज और ही बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे अभी अचानक से याद आई, कभी इस तरह के सवाल देंगे, उन सवालों से डरना नहीं है। कह देगा भैया यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है और एक ब्लॉक यहाँ से लिया और होले 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 मैं इसको स्लोली 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 इसको ऊपर लेके गया, ठीक है, तो बताओ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, क्योंकि अपने आप तो जाएगा नहीं, मैं लेके जा रहा हूं। तो आप सीधा बोलोगे सब वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि और तो कोई फोर्स लगा ही नहीं। फ्रिक्शन मैंने थोड़ी देर के लिए क्या बोल दिया, फ्रिक्शन मैंने बोल दिया यहाँ पर 0।
तो आप सीधा बोलोगे सर वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस mgh और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या है सर, यही तो निकालना है, जीरो क्यों, यही तो निकालना है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आप इसको होले होले लेके जाते हो, स्लोली स्लोली लेके जाते हो, स्लोली स्लोली का मतलब होता है बहुत ही काइनेटिक एनर्जी टेंडिंग टू जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। आप इसके बाद सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा, mgh। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा एक बार वर्क नहीं थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और एक बार फिर से उसको समराइज कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो तो सपोज मैं केस लेता हूं जिसमें मैंने बोला भाई ये इसका मास m है 10 किलोग्राम और आगे भैया फोर्स लगा दिया F बराबर 100 न्यूटन का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने दे दिया 0.4। तो भाई जाहिर सी बात है इसको मूव कराने के लिए 40 न्यूटन का फोर्स चाहिए, आप लगा रहे हो 100 न्यूटन का, मूव तो करेगा और फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक पीछे की तरफ। ठीक है सर, मैं अगर प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, ये जब आगे 10 मीटर मूव कर जाएगा तब बताओ किस बंदे ने कितना वर्क डन किया। मतलब जब ये पहुंच गया होगा तेरा यहां पर, इसका मास सपोज मान के चल भाई साहब 10 किलोग्राम कह सकते हैं, तो यहां पर आगे आपने फोर्स एफ लगाया, तो बताओ यहां से लेके यहां तक जब पहुंचेगा तो किस बंदे ने कितना वर्क डन किया। तो सबसे काम की बात इसमें यह है कि जब भी जिस फोर्स का वर्क डन निकालो, जिस भी फोर्स का वर्क डन निकालो, केवल उस फोर्स पर ही फोकस करो, ताड़ाताड़ी बिल्कुल नहीं करनी, ताड़ाताड़ी कभी नहीं करनी आपको यहां पर। ठीक, तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा ठीक है भाई जरा बताओ इसमें व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फोर्स एफ, तो आप बोलोगे भैया देख फोर्स है 100 न्यूटन, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हो सीधा। सर आगे फोर्स लगा है 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ 10, इसका मतलब सर दोनों आगे की तरफ है तो प्लस 1000। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं, चलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दो, फ्रिक्शन कितना होगा। तुम बोलोगे फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, इसका मतलब माइनस फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर निकल के आ गया -400। मैं आपसे पूछूं भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो, ग्रेविटी लग रही है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, एंगल है 90 डिग्री, तो ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा 0। उसी प्रकार नॉर्मल का वर्क डन भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, खत्म कहानी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सबका वर्क डन कितना हो गया, तो बोलेगा सर ये 100 और ये 400 माइनस में, तो टोटल हो गया 600। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक, तो आप सीधा बोलोगे सब वर्क डन बाय ऑल द फोर्स हमें दिख रहा है 1000 माइनस 400 और इनके 0 है तो मतलब आ गया 600, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप सीधा यहां से बोलोगे कि यस सर 600 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब सब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये ब्लॉक जो है सपोज रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो आप सीधा बोलोगे इस प्रकार हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। और अपन जो है यहां से अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी कितना आ जाएगा भाई साहब 00120 का रूट, खत्म सवाल। ठीक, यही चीज आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि आप यही वेलोसिटी आप काइनेमेटिक्स से भी निकालोगे तो आपको यही वेलोसिटी देखने के लिए मिलेगी। ठीक, दूसरी बात सर कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो सकता है, तो इसका मतलब वर्क डन जो आएगा वो भी अलग अलग फ्रेम से अलग अलग आ सकता है। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है, इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने बोला भाई साहब एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर मैंने रख दिया एक ब्लॉक एम और ये लिफ्ट ऊपर मूव करिए एच। ठीक है भाई साहब, लिफ्ट का एक्सेलरेशन सपोज ऊपर की तरफ ए है, तो मैं एक एक करके एक एक सवाल पूछूं, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने पूछा, यहां पर जमीन पर आप बैठे हो, यहां पर आप बैठे हुए हो, ये बंदा ए है, बोले पहला प्रश्न, बोले ये बता दो व्हाट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी। जमीन से देखा तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एच गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस mgh, क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रहा होगा और ये ऊपर एच गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया माइनस mgh। मैं अगर वही तुमसे पूछूं, मैंने कहा ठीक है ग्रेविटी का वर्क डन हो गया, नॉर्मल का वर्क डन बताओ, नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा, तो आप बोलोगे जीरो नहीं बोलोगे, जीरो नहीं बोलोगे, आप ये देखो नॉर्मल का वर्क डन किस पे निकाल रहे हो। ठीक, नेट वर्क डन नहीं पूछा है मैंने। ठीक, अक्सर बच्चे यहां पे तुरंत जीरो आंसर दे देते हैं। भाई एक बार बता, इस ब्लॉक पे पूछ रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट ये होना चाहिए वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक, कि ब्लॉक पर नॉर्मल ने कितना वर्क डन किया। तो आप बोलोगे सर जी देखो अगर आप ब्लॉक की बीडी बनाओगे तो इस पर ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर एक्सेलरेशन होगा e। ठीक, तो आप लिख सकते हो सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल का यहां पे नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगी n बराबर mg प्लस ma। मन का ठीक है, तो सर ये अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर मैं इसका कांस्टेंट कह देता हूं तो नॉर्मल भी कांस्टेंट आ गया, नॉर्मल लगा ऊपर
बंदे का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो n इंटू एच, दैट विल बी द वर्क डन बाई नॉर्मल। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल की वैल्यू बता दो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा mg प्लस ma इंटू एच। ये आंसर दोगे आप, जीरो आंसर नहीं दोगे। नॉर्मल का नेट वर्क डन जीरो होता है, ठीक। नॉर्मल का नेट वर्क डन और टेंशन का नेट वर्क डन, इनका नेट वर्क डन जीरो होता है। अब तुम कहोगे सर नेट वर्क डन जीरो, आप तो वर्क डन निकाल दियो, आप कह रहे हो जीरो। अरे भाई नॉर्मल ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया है, तो एक मिनट, नॉर्मल का वर्क डन अगर ब्लॉक पे आया है तो क्या लिफ्ट पे नहीं आया होगा? अगर मैं लिफ्ट की एपीटी बनाऊं यहां पर, तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि सर लिफ्ट भी तो नॉर्मल लग रहा होगा नीचे की तरफ ऐसे, और लिफ्ट ऊपर कितना गई है सर? एच गई है। तो लिफ्ट नॉर्मल कितना लगा? नीचे। लिफ्ट ऊपर कितना गई है? एच। तो नॉर्मल का वर्क डन क्या हो गया? माइनस एन एच। तो इसका मतलब एक बार वर्क डन इसने किया प्लस एन एच, एक बार वर्क डन किया माइनस एच है, तो नेट वर्क डन तो जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं केवल ब्लॉक की बात कर रहा हूं, केवल ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो ब्लॉक पे नॉर्मल का वर्क डन कितना हो जाएगा? एन इंटू एच। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अगर मैं और आपसे पूछूं, मैंने कहा ये सारी चीज तो ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन निकाल लिया, नॉर्मल का वर्क डन निकाल लिया, ओके सर अब ये बताओ, मैंने कहा क्या, मान लो अगर अपन अंदर जाके बैठ जाते, एक बी वाला बंदा है जो कि अंदर जाके बैठ गया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब बी वाला जो अंदर जाके बैठ गया उसको तो ये ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा, रुका हुआ दिखाई देगा, वो तो हमेशा कहेगा भाई मेरे लिए तो हमेशा रेस्ट पर रही है, मेरे लिए तो तुम कितने ही फोर्स लगा लो मुझे तो ये रेस्ट पे ही दिखाई दे रहा है, मेरे लिए तो इस पे जो नेट फोर्स, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो ही है, तो फोर्स आप कुछ भी लगा दो मुझे तो रुका हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ग्रेविटी का वर्क डन बी वाला बंदा क्या बोलेगा? जीरो। नॉर्मल का वर्क डन भी क्या बोलेगा? जीरो। अरे तो सूडो फोर्स भी लगाएगा ना, उसका वर्क डन भी क्या बोलेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जैसे ही अंदर जाके बैठेगा तो नीचे सूडो फोर्स भी लगाएगा, एग्री करते हैं, तो यहां पर एमजी फोर्स भी दिखाएगा, नॉर्मल भी दिखाएगा, लेकिन ब्लॉक तो रुका हुआ है ना, ब्लॉक तो रुका हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि फोर्सेस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यहां से एक सीख और हमको मिली कि जमीन से देखा तो नॉर्मल का वर्क डन कुछ कुछ आया, जमीन से देखा तो ग्रेविटी का वर्क डन कुछ कुछ आया, और अंदर जाके देखा तो वर्क डन नहीं आया। बात समझ में आ रही? ये वही वाली कहानी होगी, सड़क से देखा, वो खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, ठीक है, ये वही कहानी बनकर तैयार होगी कि खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, और फिर सड़क पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। तो वही कहानी यहां पर तेरी चल रही है कि जमीन से देखा तो कुछ वर्क डन मिला, लेकिन अगर तू अंदर जाके बैठ जाएगा तो ब्लॉक तेरे को रुका हुआ दिखाई देगा, और ब्लॉक अगर तेरे को रुका हुआ दिखाई देगा तो दैट मींस तू बोलेगा तुम कितने फोर्स लगा लो मुझे तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? आई होप तुझे चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद और रिवीजन के तौर पे सारे फोर्सेस का वर्क डन तुम्हें क्लियर होने चाहिए। नॉर्मल का वर्क डन मैंने तुमको दिखा दिया, एक टेंशन का वर्क डन मैं तुझे दिखा देता हूं कि सपोज ये सवाल इस टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे, जेई वालों ने भी एक बार पूछा था। मान के चलो मास इसका है 3 किलोग्राम और यहां पर एक मैंने लटका दिया 2 किलोग्राम का मास, बनकर ठीक है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, मैं बोलूं कितना होगा, आप बोलोगे सर खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स mg 20 होगा यहां पर, बटे टोटल मास 2 जमा 3, ठीक है, कितना आ गया 2। इसका एक्सेलरेशन 2 होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे 2 होगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 होगा। अब अगर मैं ऐसा पूछूं कि मैंने कहा भाई t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड तक बता दे ये कितना नीचे जाएगा, ये मास कितना नीचे जाएगा, ये मास सपोज नीचे की तरफ h गया, मैंने कहा ठीक है भाई सब नीचे की तरफ h गया, ये ऐसा सवाल डाटा चेंज करके आईटी वालों ने पूछा था, देखना कितना सा सवाल था ये, ठीक। तो तू सीधा बोलेगा सर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब ये 1 मीटर नीचे जाएगा, मैंने एस बराबर प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं चल 1 सेकंड तो ज्यादा कम, कुछ ज्यादा ही कम हो गया, ठीक है, इसको 4 सेकंड मान लेते हैं, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में कितना जाएगा, तो सीधा बोलेगा सर ये जाएगा 16 मीटर, अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो जाए ना तो प्लीज संभाल लेना, सर्कुलर मोशन के सवाल में भी एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो गई थी, एक जगह स्क्वायर करना भूल गया था मैं, तो आप इस चीज को संभाल लेना, ठीक। ओके, अब ये समझिए, अब ये चीज समझिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर नहीं है, कोई मेरे सामने है नहीं जो बता सके कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, आप फिजिक्स पे फोकस कीजिएगा, ऑल्दो ऐसे होगा नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है सर। तो ये एच आ गया 16 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा क्या, मैंने कहा 3 किलोग्राम पे ये बता व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो बोलेगा नीचे लग रहा होगा mg और बंदर नीचे आया एच, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा mgh। mg की वैल्यू कितनी है, बोले सर mg की वैल्यू है 30, h की वैल्यू कितनी है 16, बोले प्लस लगा दो। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द वर्क डन बाय टेंशन, तो आप बोलोगे सर इसमें टेंशन लगी ऊपर और ये ब्लॉक गया नीचे, 4 सेकंड में ये ब्लॉक नीचे की तरफ 16 मीटर गया, तो इसका मतलब इसका जो वर्क डन होगा आप लिखोगे सर, आप सीधा लिखोगे सर टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे माइनस टी इंटू एच, इसका मतलब टेंशन का वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर ये नीचे एच गया तो ये ऊपर एच गया और इस पर टेंशन ऊपर लग रही थी, कह रहा हाँ ये बात भी सही है, तो ये ऊपर एच गया, तो मैं तुमसे पूछूं बता दे वर्क डन बाय टेंशन ये किस पे निकाला हमने, 3 किलोग्राम वाले पे,
तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 किलोग्राम वाले में बता दे वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, तो आप बोलोगे टेंशन ऊपर और एच भी ऊपर, इसका मतलब प्लस टी इंटू एच। अब तो चेक करके देख ले, अगर मैं टेंशन का नेट वर्क डन देखूंगा तो वो यहां पे क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंशन का नेट वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिख के मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वर्क पावर एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन का नेट वर्क डन 0, नॉर्मल का नेट वर्क डन 0। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इंटरनल फोर्सेस वर्क डन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी वर्क डन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्सेस कभी एक्सेलेरेशन नहीं देंगे। एक्सेलेरेशन हमेशा जो भी कभी आएगा वो तुम्हारा किसकी वजह से आएगा, वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही आएगा। इसलिए ध्यान से देखना, कभी कंफ्यूजन हो, ध्यान से देखना तुम सिस्टम किसको मान रहे हो। आपने जिसको सिस्टम माना है उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो भी वर्क डन आता है, वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी लग रहे होते हैं वो आपको क्या देते हैं, एक्सेलेरेशन देते हैं। क्लियर है? अब तू बोले एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा आएगा क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे वाला सवाल हो गया, इस पे अगर मैं ऐसे बोलूं, इस वाले सवाल में आपसे पूछूं mg लग तो रहा है लेकिन mg का कोई वर्क डन नहीं है, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो उसका कोई वर्क डन ही नहीं होगा। मन के ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक चीज पर जिसका नाम है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। हमने सारे फोर्सेस देख लिए। तो जैसे तुम्हें पता था सर, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के एक्स, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो आता है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, क्लास में तो मैंने सबको याद भी करवाता हूं इस चीज को। क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। और इस पे भैया खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही है कि स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन होता है वो कितना होगा भाई साहब, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। एक्स फाइनल एक्स इनिशियल यहां पर है एलोंगेशन और कंप्रेशन, एलोंगेशन भी चलेंगे कंप्रेशन भी चलेंगे। एक्स फाइनल मतलब फाइनल वाला, एक्स इनिशियल मतलब इनिशियल वाला। मतलब आप ये भी बोल सकते हो एक्स इनिशियल का इनिशियल कंप्रेशन है, हाँ। एक्स इनिशियल का इनिशियल एलोंगेशन है, हाँ। एक्स फाइनल का फाइनल कंप्रेशन है, हाँ। एक्स फाइनल का फाइनल एलोंगेशन है, हाँ। एलोंगेशन और कंप्रेशन फंसना ही नहीं है, आपको चुपचाप वहां पर देखना भाई कितना दबा है कितना खिंचा है इनिशियल और फाइनल, उस हिसाब से आप यहां पे क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। तो मैंने तुम्हें यहां पर ग्रेविटी का वर्क डन बता दिया। ग्रेविटी का वर्क डन फिर से रिकॉल कर देते हैं हम लोग। देख, कोई ब्लॉक है, अगर नीचे एच आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh, अगर वो ऊपर एच गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh। कोई सा भी रास्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला केस हो गया। दूसरा केस उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल का वर्क डन, मैंने एग्जांपल दिखा दिया। टेंशन का वर्क डन मैंने एग्जांपल दिखा दिया। इन फोर्सेस का वर्क डन दिखा दिया। अगर सपोज कोई और उटपटांग चीज बोलेगा, कोई फोर्स बोल देगा तो चुपचाप इंटीग्रेट कर देगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एस, आप एफ बता दो क्या है, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगला सर, अगर उसने एरिया का सवाल दे दिया, सब वाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस का मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व से आप बोल सकते हो वाई एक्सिस में एफ दिखा दो और एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट दिखा दो, तो जो भी ग्राफ होगा उसका एरिया दे देगा क्या, वर्क डन बाय दैट फोर्स। और एक है सबसे बड़ी सबसे मेन हार्ट ऑफ द जो भी इस चैप्टर का है, जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करा देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं और यही बेसिकली मेन कौन हार्ट है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आप किसी पार्टिकल के लिए लगाओगे तो आप लिखोगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और अगर आप किसी सिस्टम के लिए लगाओगे तो आप बोलोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, सॉरी वर्क डन बाय ऑल द फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कुल मिला के आप चाहो तो पार्टिकल के लिए लगा सकते हो, सिस्टम के लिए लगा सकते हो, लेकिन हम लोग पार्टिकल के लिए यहां पर ज्यादा खेलते हैं, सिस्टम के लिए नहीं खेलते हैं। एक आध सवाल कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, यहां मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पार्टिकल पर ही खेलते हैं। जैसे कि सवाल की शुरुआत करता हूं मैं, जैसे कि मैं एक छोटा सवाल दे दूं, मैं तुझसे बोलूं भाई साहब एक ब्लॉक है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब एक ब्लॉक है, इसको मैंने आगे वेलोसिटी v दे दी और मैंने यहां पे लगा दिया स्प्रिंग। ठीक है सर जी, स्प्रिंग लगा दिया। मेरा पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न मैंने कहा भैया ये बता दे कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा। तुम बोलोगे सर मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो सर मैक्सिमम कंप्रेशन तो तब तक होगा, ये स्प्रिंग तब तक दबता रहेगा जब तक ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले तो क्या करें, बोले कुछ नहीं करो, बोले कुछ नहीं करो सर, वर्क नहीं थ्योरम लगा दो। बताओ किस किस का वर्क डन आएगा। तो बोलेगा सर जितने फोर्सेस है पहले वो सारे लिख लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय जो है और क्या बचा, स्प्रिंग फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोल वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखोगे, बोले सर जी ना आगे ना ऊपर गया ना नीचे गया तो आगे गया, इसका मतलब ग्रेविटी का वर्क डन 0। ये कभी ना कभी तो इसको कंप्रेस करेगा ही करेगा, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, जब भी इसको कंप्रेस करेगा
और जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगी तब क्या होगा, ये ब्लॉक फाइनली किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, ऐसे। ठीक है सर, ओके। अब बात करो यहां पर, सर भाई नॉर्मल क्या होगा, जीरो, क्यों, बोले सर जी नॉर्मल लग रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ। नेक्स्ट, फ्रिक्शन का वर्क डन, सर फ्रिक्शन तो पता ही नहीं है या नहीं है, तो मान लो म्यू दे दिया मैंने यहां पर, एक कंसिडर ही कर ले, ना दिया हो तो म्यू की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो सपोज मान के चल ये स्प्रिंग यहां पर अपनी नेचुरल लेंथ पे था, जस्ट इसको छुआई कर रहा था, और ये स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया। तो आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक बंदा कितना चला, बोले एक्स मैक्सिमम चला, बोले फ्रिक्शन किधर लग रहा है, बोले पीछे लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये भाग रहा है, इसका मतलब इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, सब फ्रिक्शन फोर्स लगा म्यू एम जी, और ये बंदा आगे कितना गया, एक्स मैक्सिमम, ये फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया। ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया सीधा मैंने, क्यों, क्योंकि फोर्स किधर है, पीछे की तरफ, कांस्टेंट फोर्स है पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ, माइनस लगाना पड़ा क्योंकि फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। नेक्स्ट, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन सब माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। खत्म सवाल। ठीक, अगर ये वेलोसिटी मैं v0 कह लूं तो यहां पर वेलोसिटी तो v0 लिख सकता है, चुपचाप वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। मतलब कंसेप्ट यही है, कितनी फोर्स लगा दे, तेरा मेन कंसेप्ट यही है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर अगर फ्रिक्शन हटा दूं तो जे मेंस ने सवाल पूछ लिया था, और अगर फ्रिक्शन कंसीडर कर लूं तो ये जे एडवांस ने सवाल पूछ लिया था, और अभी इंक्लाइन पे रख दो तो और मजा आ गया, तो एचसीबी का सवाल बन जाएगा। कि मैं अगर तुमसे कह दूं कि सब यही सवाल मैंने ऐसे दे दिया, देख ऐसे, ये इंक्लाइन प्लेन है और मैंने बोल दिया ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और यहां से किसी ब्लॉक को आपने ड्रॉप कर दिया और ये वाली लेंथ जो है वो एल है, और ये डिस्टेंस एक्स, ये एंगल थीटा है। उन्होंने बोल दिया फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। एक दो ही सवाल करो और अच्छे से करो ताकि उसी से सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं। बोले ठीक है सर, बोले ये नीचे आएगा, ये इसको दबाएगा, बोले कब तक दबाएगा, बोले जब तक दबाता रहेगा जब तक इसके बाद वेलोसिटी मौजूद होगी। बोले कभी तो ऐसा पल आएगा जब इसके पास फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो नेचुरल लेंथ से जितना ये आगे गया होगा क्या उतना ही मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा इसको छोड़ा कहां से था, बोले यहां से छोड़ा था एल लेंथ से। मैंने कहा ठीक है, मान ले ये वाली डिस्टेंस मैं एक्स नॉट कह लेता हूं थोड़ी देर के लिए, समय बचाने के लिए एक्स मैक्सिमम को एक्स नोट कह देता हूं। मैंने कहा तो कुछ मत करो भैया, यहां से लेके यहां तक लगाते वर्क एनर्जी थ्योरम। तेरे को देख, चाहे तुझसे ध्यान से सुनना, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछे, मैक्सिमम एलोंगेशन पूछे, या फिर जो है मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे, या फिर स्पीड पूछे, ओमेगा पूछे, इन सब में वर्क एनर्जी थ्योरम से ही 99% सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से ही हो जाते हैं। तो रोटेशन जब में जाएगा ना, रोटेशन में भी अगर तुझसे कभी कोई ओमेगा पूछेगा ना, सर्कुलर मोशन में भी कभी कोई गलती से, रोटेशन में स्पेशली अगर आपसे ओमेगा पूछेगा ना, तो याद रखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम ही एक ऐसी थ्योरम है जो आपको बहुत मदद करेगी। 99% सवाल इसी से ही आप हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसी से सवाल टूट जाएगा। तो आजा भैया तोड़, तो क्या लिखेगा, सर जी देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी लग रही है, और सर नॉर्मल लग रहा है, और बोले मन तो कर रहा है फ्रिक्शन भी ले लो, और बोले स्प्रिंग फोर्स भी ले लो, और बोले सर इतना ही है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मन का ठीक है भाई, बोले आप बता कैसे करोगे, बोले सर ग्रेविटी का वर्क डन, सर देखो ये एल और ये एक्स नॉट, तो ये इधर कितना आया सर एल प्लस एक्स नॉट, तो ये नीचे कितना आया, नीचे तुम बोलोगे सर इसका साइन कंपोनेंट, मतलब सर ये केवल इतना नीचे आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तुम्हारा हो जाएगा एम जी एच। अगर किसी प्रकार से पार्टिकल नीचे एच आया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच होगा, कैसे भी आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ऐसे आया हो चाहे वो घूम घूम के आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, नीचे एच आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एमजीएच होगा। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद सर नॉर्मल का वर्क डन, सर जीरो, क्यों सर नॉर्मल इधर लग रहा है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। फ्रिक्शन, बोले सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, मैंने कहा चल ठीक है फ्रिक्शन दे दिया मैंने, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, ये बंदा आया इधर, फ्रिक्शन लगा पीछे, माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी सर म्यू एम जी कॉस थीटा, यहां पे म्यू के लेना पड़ेगा क्योंकि फिसला फिसली हो रही है। फ्रिक्शन लगा पीछे, बंदा इधर कितना आया सर, इधर आया एल प्लस एक्स नॉट, ये फ्रिक्शन का तेरा वर्क डन हो गया। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन सब माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, अबे इनिशियल भी जीरो है क्योंकि छोड़ा था आपने रेस्ट से, आपने इसको रेस्ट से छोड़ा था।
ये ले, इसको अगर आप ड्रॉप करोगे तो रेस्ट से छोड़ोगे तो फाइनली भी जीरो, इनिशियल भी जीरो, तो जीरो जीरो जीरो, खत्म। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अभी तो इसे नॉर्मल का सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है ये सवाल ऐसे दे दे। ठीक, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी क्या किया, अभी तो हमने सवाल ये ऐसा बनाया, ठीक, ये नेचुरल लेंथ थी और यहां पर जो था हमने ब्लॉक रखा था। सपोज ये वाली डिस्टेंस थी वो एल थी, ठीक। हाँ हाँ, ये थोड़ा नीचे होगा भाई, ये थोड़ा नीचे होगा, ये ले नीचे रख ले, ये ले, ठीक। यही सवाल मजा आ जाए जब इसको हटा के वो सीधा बोलते बोलते सर एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा घुमा दो ऐसे, ये ले, तो तेरा वो पुराने सवाल बनके तैयार हो जाएंगे, ऐसे वाले सवाल बनके तैयार हो जाएंगे, सेम सवाल, ठीक। वो कह देगा भैया ये एक ब्लॉक है और एच हाइट से आपने क्या किया, एक ब्लॉक को यहां से ड्रॉप कर दिया, तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तुम बोलोगे सर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? सर मैक्सिमम कंप्रेशन मान लो कि मैक्सिमम कंप्रेशन, सवाल वही घुमा दिए सर, आपने सवाल घुमा दिया एकदम, ठीक। मान लो सपोज एक्स नॉट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, ये तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक। तो ये कब तक होगा सर? जब तक फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, तब तक ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर से टकराएगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और यहां पे थोड़ा सा ऐसे बना दे ताकि आराम से ये इसको पर लैंड कर सके, और उसके बाद जाएगा कंप्रेस करेगा। कब तक कंप्रेस करता रहेगा? जब तक फाइनली ये रेस्ट पर नहीं पहुंचेगा, तब तक ये इसको कंप्रेस करता रहेगा। और फाइनली रेस्ट पे पहुंचने के बाद अब ये मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, तो उससे पूछा गया वैल्यू बताओ इसकी कितनी होगी। कहोगे सर जी यहां से लेके यहां तक वर्क नहीं थ्योरम लगा लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी mg h प्लस एक्स नॉट, नॉर्मल है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बस स्प्रिंग फोर्स बता, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हो गया सवाल, आगे बात समझ में? तो ये सवाल तुम्हारे हो गए मैक्सिमम कंप्रेशन के। उसी प्रकार सवाल बन जाते हैं मैक्सिमम एलोंगेशन के। जैसे कि एक क्वेश्चन में ऐसे ले लूं, मैंने बोला भाई यहां पर एक ब्लॉक है और ये नेचुरल लेंथ पर है और इसको आपने यहां से ड्रॉप कर दिया, मास m है, इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, तो बताओ व्हाट विल बी द मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग। मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगी? तू बोलेगा सर ब्लॉक नीचे जाएगा क्योंकि नीचे mg फोर्स लग रहा है, वो उसको नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, ब्लॉक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। कब तक जाएगा नीचे? बोले जब तक ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती तब तक ब्लॉक नीचे जाता रहेगा। तो मान लो जब वो ब्लॉक नीचे h गया है तब जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो दिस इज योर x मैक्सिमम। अब कैसे करें? बोले सर यहां से यहां लगा दो बर्गनरी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh। मन का ठीक है भाई साहब, अगला प्रश्न। बोले सर और तो कुछ बचा ही नहीं है, स्प्रिंग फोर्स में लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर, एक्स फाइनल इज द एलोंगेशन, ये नेचुरल लेंथ थी। अब जब स्प्रिंग यहां पहुंच गया तो नेचुरल लेंथ से एच खिंच गया, तो वर्क डन भाई जो स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि इसको नेचुरल लेंथ से छोड़ा है तो इनिशियल लेंथ जीरो हो गई और फाइनल खिंचाव कितना हो गया? एच हो गया। दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल भी जीरो, इनिशियल भी जीरो, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो क्योंकि आपने ड्रॉप किया था। सॉल्व करोगे तो एच बराबर निकल के आ जाएगा 2mg बाई के। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हो सकता है सर तुम कहोगे सर ये तो रेस्ट से रेस्ट के लिए बात कर रहे हो, कुछ ऐसी बात करो ना जिसमें वेलोसिटी आए। मैंने कहा ये भी बात कर लेते हैं जिसमें वेलोसिटी आए। मान के चलो मैंने यहां पर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रॉड ले ली, ठीक है सर, और यहां पर एक रिंग लिया और रिंग को भैया यहां पर ऐसे स्प्रिंग से मैंने कनेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। मैंने ऐसा बोला कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 3 मीटर है, 2 मीटर है, सपोज 2 मीटर की स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, परंतु मैंने एंगल ऐसे दे दिए, ये एंगल मैंने दे दिया 53 डिग्री, ये मैंने बोल दिया ये है मेरे भाई 5 मीटर, और ये मैंने बोल दिया ये है 3 मीटर, इसको छोड़ दिया। अब ध्यान से देख, जैसे यहां से ड्रॉप करोगे, ड्रॉप क्या हुआ? आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही? सही है ना? पता चला, दोबारा करना पड़ा इसको, ठीक ठीक है। जैसे यहां से ड्रॉप किया, ठीक, जैसे इसको यहां से ड्रॉप किया तो अब तो सीधा बोलेगा सर जी देखो, अगर बात करें नेचुरल लेंथ 2 मीटर है और स्प्रिंग को 5 मीटर बढ़ा दिया आपने, तो स्प्रिंग की लेंथ 5 मीटर कर दी, इसका मतलब स्प्रिंग को खींच दिया। मैं कहूं इस जगह पे स्प्रिंग कितना खींचा है, तो कहेगा सर 3 मीटर खींच दिया आपने, 3 मीटर खींचा है, अभी तो भैया टोटल लेंथ 5 मीटर होगी।
मैंने कहा ठीक है, तो स्प्रिंग अगर एक्स खींचा होता है तो वो के एक्स फोर्स लगाता है, इसका मतलब स्प्रिंग इस पर इधर फोर्स लगाएगा के एक्स, तो अगर इधर के एक्स फोर्स लगाएगा तो के एक्स का कंपोनेंट जाएगा इधर, एक कोई ना कोई कंपोनेंट जाएगा। तो अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है तो के एक्स कॉस थीटा इधर लगेगा, तो वो के एक्स कॉस थीटा इसको इधर एक्सेलरेशन प्रदान करेगा, इसका मतलब यहां रुका नहीं रहेगा, फिर इधर भागेगा और इधर भागते 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 कभी ना कभी तो यहां पहुंचेगा। तो जब ये यहां पहुंचेगा तो हमने पूछ लिया भैया बता दो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अगर यहां पर म्यू 0 है तो। ठीक, तो आप बोलोगे सर ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, एक काम करो यहां से यहां लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने कहा लगा दे भैया। बोले कैसे लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम? मैंने कहा लिख ले भाई वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे लगाओगे? बोले लिखोगे जी, वो देखो जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैंने कहा ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल। मैंने बोला ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मैंने कहा ठीक है। और बता, और कोई है ही नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सब वेलोसिटी चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम ही मदद करेगी हमारी। आगे बढ़ते हैं। सब ग्रेविटी का वर्क डन 0, नॉर्मल का वर्क डन 0, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन -12 के। अब ध्यान से देख, टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 3 मीटर, तो 3 स्क्वायर -5 स्क्वायर मत कर देना। नेचुरल लेंथ कितनी की है? 2 मीटर की है। नेचुरल लेंथ 2 मीटर की है, इसका मतलब यहां स्प्रिंग को 3 मीटर बड़ा बना रखा है तूने, तो स्प्रिंग को 1 मीटर खींच रखा है। एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल, और इनिशियली स्प्रिंग कितना खींचा हुआ था? 3 मीटर खींचा हुआ था। इन बातों का ध्यान देना है। फ्रिक्शन का वर्क डन 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हो जाएगी ½ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। खत्म सवाल। इसी को 90 डिग्री घुमा दे ऐसे, हमारी बात ऐसे घुमा दे उल्टा, 90 डिग्री घुमा दे तो ग्रेविटी का वर्क डन भी आ जाएगा, तो ग्रेविटी का वर्क डन लिख लेना। खत्म सवाल। खेलो सवाल के साथ, बात तो वही है। बात समझ में आ रही है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, उसमें सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो ये तुम्हारा पार्ट हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले बेटा। तो चलो फिर इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट आर्टिकल होता है जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि भाई साहब कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर रस्सी ली, कील ठोकी और इसको इधर वेलोसिटी v दे दी। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता था कि बताओ लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी दे दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। इसमें हमने क्या किया था सर, नीचे कितनी वेलोसिटी दे दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट पर हमने टेंशन 0 की थी। हमने ऐसा बोला था, वेलोसिटी 0 नहीं की थी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी 0 करोगे तो फटाक से पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। आप ऐसा बोलोगे, सब मान के चलो किसी टाइम पर पार्टिकल यहां पहुंचा और उसकी वेलोसिटी इधर v डैश है। मैंने कहा ठीक है, तो अगर इसकी मैं सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखूं तो आप बोलोगे नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा mg cos थीटा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं t - mg cos थीटा बराबर mv²/r। ठीक, तो टेंशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी mg cos थीटा प्लस mv²/r। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये आ गई है। तो अब आप अगर देखो, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा घटेगा। इसका मतलब वैसे वैसे टेंशन कम होती जाएगी, वेलोसिटी भी कम होती जा रही है ऊपर जाने पर। पार्टिकल ऊपर जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव होगा तो वो उसको स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। तो इसका मतलब स्पीड भी लगातार कम होती जा रही है, थीटा भी कम होता जा रहा है, टेंशन भी कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेंशन कम होती चली जाएगी। आप ये चाहते हो कि आपका सर्कुलर मोशन कहीं भी ना टूटे, सर्कुलर मोशन होता रहे। इसका मतलब कहीं भी टेंशन 0 नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर भी 0 ना हो। लेकिन अगर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैंने 0 करके देखी तो वहां mg ने इज्जत बचा ली, mg ने सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर दिया। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर mg ने सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड किया mv²/r के बराबर, तो v बराबर निकल के आ गया √gr। तो इसका मतलब हमें पता चला कि अगर आप ये चाहते हो नीचे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, उसके लिए पहले हाईएस्ट पॉइंट पर आप टेंशन 0 करके √gr वेलोसिटी रखो सबसे पहले। क्यों? तो कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एफबीडी बनाओ, नीचे टेंशन नीचे mg, तो आप लिखोगे टेंशन प्लस mg बराबर mv²/r। तो इसका मतलब ये हुआ, आप चाहते हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो या आप चाहते हो कि कहीं भी टेंशन 0 ना हो, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पर थोड़ी सी अगर जस्ट 0 हुई है तो बाकी सब जगह पे तो टेंशन ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ होगी, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन तेरा कंप्लीट हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पे तूने अगर 0 कर भी थी, जस्ट 0 की, तो mg ने क्या कर दिया, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करा दिया। तो उसके लिए v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, √gr। तो मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, √gr। अगर ये √gr है तो यहां पर जब हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सॉल्व किया करते हैं तो ये निकलते आता है √5gr, और यहां पर वेलोसिटी निकल के आती है √3gr। ये आपको याद रखना है कि मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, √5gr। क्लियर है भाई साहब?
ठीक, नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न। अब अगर मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछूं कि भाई यार इसको कितनी वेलोसिटी दे दे कि पार्टिकल जस्ट हॉरिजॉन्टल तक पहुंच पाए, ऐसे रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी सब माइनस mgr, क्योंकि ऊपर r है, टेंशन का वर्क डन 0 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो b बराबर निकल के आ गया √2gr। अब इसका मतलब एक चीज और समझ में आई क्या, बोले सर अगर आप √2gr वेलोसिटी दोगे तो इसका मतलब पार्टिकल जाएगा और यहां पे जाके रेस्ट पर आ जाएगा और फिर ऐसे 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 ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक, अब सबको अगर मैं समराइज करूं, अगर √2gr से कम वेलोसिटी दी तो ये तक नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर समराइज कर दूं कि ये पॉइंट ए है और यहां पे रस्सी बांध के मैंने बोला आगे वेलोसिटी v है और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया b, इस पॉइंट को c, इस पॉइंट को d, तो ये सब चीजें क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, मुझे स्पीड से निकलना पड़ेगा, आप ये मत समझना कि सर जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो, क्योंकि रिवीजन तो जल्दी जल्दी होता है। ठीक, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि सर वेलोसिटी ऑफ ए लेस देन √2gr है, अब क्या होगा, तो आप बोलोगे पार्टिकल बी तक नहीं पहुंचेगा, ये जाएगा और बी से पहले लौट के वापस आ जाएगा। ठीक है सर, अगर वेलोसिटी √2gr के बराबर हुई अब क्या होगा, बोले अब ये होगा बी पर बंदे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं अगर ऐसा बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए √5gr है, तो अब क्या होगा, अब चमचमाता हुआ सर्किल पूरा होगा, अब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 और mg सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर देगा, और यहां पर √gr वेलोसिटी होगी, यहां पर √3gr वेलोसिटी होगी। ठीक है भाई साहब, और अगर वेलोसिटी ऑफ ए √5gr से ज्यादा होगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहां पर चमचमाता हुआ बढ़िया सर्किल कंप्लीट होगा आपका, कहीं टेंशन नहीं आएगी, मतलब कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन तो सब जगह रहेगी, टेंशन तो सब जगह रहेगी, तब कहीं भी टेंशन 0 नहीं होगी, सब जगह टेंशन होगी। ठीक, और अगर ऐसा बोले कि सर वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो √2gr से तो ज्यादा है और √5gr से कम है, तो इसका मतलब √2gr से ज्यादा मतलब बी को क्रॉस कर गया, √5gr से कम मतलब सी तक नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब बी सी तक नहीं पहुंच पाने का मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो पाया, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए कम से कम √5gr वेलोसिटी चाहिए थी और √5gr से कम दे रहे हो, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो मेरे भाई पूरा नहीं हो पाया, तो इसका मतलब टेंशन कहीं पे 0 हो चुकी होगी सी से पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को क्रॉस कर गया और सी से पहले कहीं पर टेंशन तेरी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। इसका मतलब उसके बाद का जो सवाल हो जाएगा वो तुम्हारा सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लास में मैंने तो करवाए थे, आप लोगों की खुद क्लास नोट्स में भी जरूर होंगे, तो इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें एक और बहुत बढ़िया, अच्छा एक चीज और, जो रिजल्ट रस्सी के लिए है वही सेम रिजल्ट आपका इसके लिए है, कि मैं यहां पर एक सपोज सरफेस बना दूं और यहां पर एक ब्लॉक रख दूं, सेम रिजल्ट इसके लिए आपके लिए रहेगा। तो इसमें सवाल पूछा जाता है क्या, वो कह देगा भैया देखिए यहां पर जो है हमने एक रास्ता बना दिया और सपोज ये यहां से h हाइट से इसको ऐसे इंक्लाइन प्लेन का रास्ता बना दिया और यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, कह देगा भैया h की वैल्यू बता दो कि पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो आप बोलोगे सर कुछ मत करो, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए, खत्म कहानी। यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, सीधा लिख वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल, आप सॉल्व करोगे h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसमें एक शॉर्टकट तरीका और है, बड़ा अच्छा है वो तरीका, वो भी ध्यान से देख लो कि सर अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं इधर वेलोसिटी √5gr थी, ठीक है, तो सर ये बताओ, ये सेम सवाल में ध्यान से देखना, मैं 2 डाटा सेट में बता रहा हूं, सर यहां कितनी वेलोसिटी होगी, तो या तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करो या फिर 5 में से 2 कम कर दो, 3 बचा तो √3gr। मैं पूछू यहां कितनी वेलोसिटी होगी, बोले भैया √gr, 3 में से 2 कम कर दे। अगर मैं बोलूं यहां इस बार मैंने सपोज वेलोसिटी दे दी √10gr, मैं बोलूं बता भैया कितनी वेलोसिटी होगी, तो अंदर 10 है ना, 10 में से 2 कम कर दे 8gr, ये डाटा जो है तो मैथमेटिक्स से देखने के लिए मिल जाएगा। मैं बोलूं यहां पता कितनी होगी, तो 8 में से 2 कम कर दे 6gr। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ऐसे जो है यहां पर क्या होता है, इस तरह के शॉर्टकट तरीके काम आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारा एक नया टर्म आता था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के सारे पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमारे सामने हमने फोर्सेस को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया, एक होते थे कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक होते नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते थे जिनका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता था और क्लोज लूप में उनका वर्क डन 0 आता था। ठीक है भाई साहब, जैसे mg हो गया, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस है और ये इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर ही डिपेंड करते थे। फिर आपका होता था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता था,
जैसे कि फ्रिक्शन हो गया। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने देखा, हमने सपोज एक पार्टिकल को ऊपर फेंक के मारा, उसकी वेलोसिटी ऊपर थी, काइनेटिक एनर्जी आपने दे दी, तो पार्टिकल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हमने बोला भाई ये बता, हमारी काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में जमीन पे हाफ mv² थी, वो h हाइट ऊपर जाने पे खत्म हो गई, तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ? तो हमने फिर एक नया टर्म डिफाइन किया, पोटेंशियल एनर्जी, जिसके लिए हमने बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब सर du बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था F.dr, और यहां पे लगाना है माइनस। अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा? डेल्टा यू। आपको डेफिनेशन याद रखनी है। और जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के लिए सॉल्व की तो हमें पता चला कि h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh पार्टिकल की। कब? जब जमीन पर 0 मानी हो। अगर जमीन पर 10 जूल मानेगा तो h हाइट ऊपर mgh प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। हमने स्प्रिंग के लिए कैलकुलेट किया तो हमें पता चला स्प्रिंग अगर x दबा हो तो उसके पेट में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² होती है। अगर स्प्रिंग x खिंचा हो तब भी उसके पेट में हाफ के x² नाम की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो जितने सवाल तुम्हारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में थे वो सारे सवाल तुम्हारे यहाँ पर बन जाएंगे, जिसमें हम लोग वहाँ पर एलोंगेशन कंप्रेशन पूछते थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, तो वो सारे सवालों में तुझसे वो पूछ लेगा, कह देगा भैया बता दे स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तेरा आंसर होगा हाफ के x²। उसके बाद फिर प्रॉपर मैथमेटिकल रिलेशन हमारे सामने आता था। क्या बोले? सर जी देखो सर, सबसे पहले du बराबर सर निगेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ F.dr होता है। अब इसका प्रॉपर मैथमेटिक्स वाले सवाल आएंगे। मतलब सर देखो जी, अब आप ऐसे बोल सकते हो कि f को अगर मैं ऐसा लिख दूं fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fzk कैप, मान के चलो ये लिख दिया, और dr वेक्टर मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख दिया मैंने dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे बता दो, सॉरी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, एफ डी एक्स एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, और इनको क्या कर देना है भाई साहब? इंटीग्रेट, और माइनस नहीं भूलना है। बात समझ में आ रही है? मतलब इस टाइप के सवाल कैसे पूछे जाते हैं? मैं बोल दूं एफ बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सपोज मैं ऐसे बोल दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक, और मैं कह दूं भैया किसी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो बता किसी जगह पे मतलब सब 1,2,3 पर पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो 1,2,3 ये इनिशियल हो गया, 1,2,3 पर पोटेंशियल एनर्जी 10 है, तो बता दो 5,7,8 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर फाइनली 5,7,8 पर पोटेंशियल एनर्जी, वो यू आपसे जानना चाह रहा है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। ठीक, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की वैल्यू पुट कर दे, कोई फंक्शन गिवन होगा तो फंक्शन वैल्यू पुट कर दे। फिर उसी प्रकार इसके उल्टे सवाल भी आते हैं। क्या बोले? सर जी हम ऐसा लिख सकते हैं डी एफ बराबर यहां से सर डी यू बाई डी आर। ठीक है सर, यहां से पता चला, इसको इधर लेके चला जा, इसको इधर, ठीक, डी यू बराबर क्या लिखा? एफ डॉट डी आर, तो एफ बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? डी यू बाई डी आर। तो यहां से फिर कुछ स्टेबल अनस्टेबल वाले सवाल बनकर तैयार हो जाते हैं कि सर सबसे पहले इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सर जहां पर नेट फोर्स 0 हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सर यहां पर एफ बराबर डी यू बाई डी आर है, तो इसका मतलब सपोज मैं एफ एक्स के बारे में बात करूं तो दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। सपोज एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो डी यू बाई डी एक्स, सॉरी, और ये माइनस नहीं भूलना, मैं माइनस भूल गया, यहाँ पर माइनस नहीं भूलना है तुमको, ठीक है, माइनस तुमको तो बिल्कुल नहीं भूलना माइनस, ठीक, मैं तो भूल सकता हूँ, तुमको नहीं भूलना है माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर जी देखो एफ एक्स बेसिकली होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, बेसिकली होता तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक, मगर ठीक है अगर मैं कह दूं केवल x में ही वेरिएशन हो रहा है तो मैंने केवल बोल दिया एफ एक्स बराबर आप लिख दोगे माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स को मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि u वर्सेस x का जो भी स्लोप होगा किसी पॉइंट पर वो डी यू बाई डी एक्स है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैंने सपोज ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, तो आपसे अगर मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये बता, ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बना देता हूं, मैंने बोला, मैंने कहा सपोज मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, मैंने कहा बता यहां पर क्या हो रहा है, तुम बोलोगे कि सर अगर ये u है और ये x है तो यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। मैंने कहा यहां स्लोप पॉजिटिव है तो डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या आ गया? निगेटिव आ गया। इसका मतलब इस डायरेक्शन पे जो फोर्स, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो अगर कहीं पे स्लोप 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। फोर्स 0 जहां होता है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो आप बोलोगे, बोले सर यहां पर भी स्लोप 0 है, यहां पर भी स्लोप 0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हैप्पी फेस है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और अगर दुखी फेस है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये तुम्हारा हो गया अनस्टेबल, ये हो गया स्टेबल।
स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है, अगर पार्टिकल को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया अपनी मीन पोजीशन से, अगर वो पुरानी पोजीशन पे वापस आया तो उसको बोलते हैं हम लोग कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और अगर वो छोड़ के चला गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल है। क्लियर है? और अगर वही का वही रहा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है। तो इसमें ग्राफ से हमें ऐसा समझना होता है कि सपोज u वर्सेस x में मैंने इस टाइप का ग्राफ बना दिया लाइक दिस, तो आप बोलोगे सर जी देखो हैप्पी और सैड फेस से आप पता लगा सकते हो कि सर यहां पे देखो खुश है तो ये स्टेबल, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की स्टेबल हो जाएगी ये वाली। यहां पर सर ये देखो यहां पे भी स्लोप जीरो, यहां पर भी स्लोप जीरो, यहां पर भी स्लोप जीरो, यहां पे दुखी है तो अनस्टेबल, यहां पे खुश है तो स्टेबल, और यहां पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसको, तो ये न्यूट्रल हो गया, खत्म कहानी। इसका मैथमेटिकल टर्म भी होता है बेटा। मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं सर। एफ बराबर अगर आप लिखो डी यू एक्स बाई, सपोज एक्स के टर्म में लिख रहा हूं सर, अगर ये जीरो है डी यू एक्स यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर जीरो है तो इसका मतलब फोर्स जीरो हो गया है, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब ये स्टेबल अनस्टेबल कैसे पता चलेगा, तो उसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, डी टू यू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, और अगर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव आ गया तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे कि मैं सपोज क्वेश्चन दे दूं, मैंने कह दिया भैया एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ठीक, तो पहले फोर्स बताओ, तो बोलेगा फोर्स हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट कर दे, ये आ जाएगा 2x माइनस 4 माइनस लगा के। मेरा पहला प्रश्न इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ, सर जब फोर्स जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो कब होगा, जब x बराबर 2 होगा। मेरा दूसरा प्रश्न, मैंने कहा भाई तू ये बता कि यहां पर ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो तू एक काम कर, तू सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकाल बड़े आराम से, तो डी यू बाई डी एक्स निकालेगा 2x माइनस 4, फिर तू डबल डिफरेंशिएशन निकाल ले, और डबल डिफरेंशिएशन तेरा निकल के आ जाएगा 2, ये क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ में। इसके बाद एक अगला टर्म होता है पावर। पावर में कुछ नहीं है, पावर एक छोटा सा ही टर्म है तुम्हारा, क्या बोले, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू बाई टी टी, रेट ऑफ बीइंग वर्क डन। आप वर्क डन कर रहे हो, किस रेट से वर्क डन कर रहे हो, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किस रेट से उस फोर्स का वर्क डन हो रहा है, उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया पावर। अब जैसे वर्क डन आप किसी फोर्स का निकालते थे, वैसे पावर भी आप किसी फोर्सेस का निकालोगे। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है सर, डी डब्ल्यू क्या होता है सर, हम लोगों ने डी डब्ल्यू पढ़ा था एफ डॉट डी एस, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, एफ डॉट डी एस पढ़ा था, बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो पावर का एक फॉर्मूला और होता है एफ डॉट वी। तो यहां से तुम्हारे सारे फॉर्मूले बनकर तैयार हो जाएंगे, सारे सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं फोर्स दे तू, वेलोसिटी दे तू, डॉट प्रोडक्ट निकाल तो पावर आ जाएगी, ठीक। अच्छा, डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन को डिफरेंशिएट कर देगा, पावर निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, इसका मतलब वर्क डन डी डब्ल्यू, अगर वाई एक्स में वर्क डन दे दूं और टाइम दे दूं तो इसका मतलब उनका जो स्लोप होगा वो पावर दे दो, वो पावर आ जाएगा। और यहां से इसको इधर ले जा तो भैया डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। यहां से सवाल आ जाएंगे, पावर को इंटीग्रेट कर दो तो नेट वर्क डन आ जाएगा, या पावर और टाइम का फंक्शन बना के दे दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, तो इसका मतलब उनका जो एरिया होगा वो वर्क डन दे देगा, ठीक। तो ऐसे सवाल आपके यहाँ पर बन बन के तैयार हो जाते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, पावर बराबर एफ डॉट भी सबके लिए होता है, चाहे फोर्स तेरा वेरिएबल हो चाहे तेरा कांस्टेंट हो, पावर बराबर एफ डॉट भी सबके लिए होता है। तो इस पे जो भी सवाल, खूब सारे सवाल बनाए, जैसे सवाल देख मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराई हूँ, मैं तो सब बोलूँ भाई साहब एक लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है यहाँ पर एक मास लटका पड़ा है m, और लिफ्ट अभी रेस्ट पर है, और इसका एक्सेलरेशन a बराबर 2 है। तो बताओ t बराबर 5 सेकेंड में पावर सप्लाई बाई टेंशन क्या होगी। तो आप सीधा बोलोगे सर जी देखो अभी रेस्ट पर है और एक्सेलरेशन 2 है, तो बताओ पावर सप्लाई बाय टेंशन टू ब्लॉक। तो सर जी देखो एक्सेलरेशन 2 है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 बढ़ेगी, तो 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 हो जाएगी। तो ये तो मुझे पता चल गया कि वेलोसिटी देन जे कैप हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब सर टेंशन निकाल लो, टेंशन निकालना न्यूटन ऑफ मोशन से सीखा है, टेंशन ऊपर हम निकाल लेंगे सर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, खत्म सवाल, उस स्टेशन पर पावर सप्लाई आ जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज करा दी हैं आपको। इंपॉर्टेंट यहाँ पर केवल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टर्म्स है उनको एक बार देख लीजिएगा, पावर का फॉर्मूला, और जो बाकी जो है फोर्सेस में सर अगर कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क डन पूछ रहे हो तो एफ डॉट डी, और अगर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने कॉन्स्टेंट कर दिया और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की तरफ है तो फोर्स इंटू पाथ लेंथ। बात समझ में आ रही है? फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है हमेशा तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? मैं इस सेशन को और ज़्यादा खींचता, लेकिन थोड़ा सा गले का इशू है तो मैं ज़्यादा नहीं खींच पाऊंगा इस सेशन को, तो कोई बात नहीं, इसके सवाल मैं आगे उठा लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे जब सेंट थॉमस रोटेशन वाले चैप्टर्स आएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल में वहाँ भी उठा लूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, वहाँ उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, और प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की। क्लियर है? चलो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।